श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये समझ गए कुछ हमारे बारे में बात उमापति कर रहे महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो नवमी है तो जरा एक माता जी को भी याद करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी। जय जय माता जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज कई चीजें हैं करने की, तो देखिए चैलेंज है कि इसे हम लोग समय में आज पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पर अब तक अपना रिकॉर्ड का है काफी अच्छा ही है, ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं है समय से चलने का। तो प्रयास तो ये रहेगा कि समय से पूरा कर पाए। तो आज सबसे पहले तो मानस में मेरा मनपसंद प्रसंग, पहले भी इस पर विषय पर चर्चा हुई तो कई लोगों ने रुचि बताई थी, तो उस एक बार मैं सब लोगों को हम नहीं बुला सके, तो बाकी 4 जो रह गए थे उनको आज आमंत्रित किया है, तो वो अपने अपने मनपसंद प्रसंग पर संक्षेप में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो बहुत बड़ा इवेंट 2 महीने से 2.5 महीने चल रहा है, मैं तो आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। अब बीच बीच में मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो अब डांटिएगा मत। पहले आप लोगों की बात सुन के मुझे डर लगने लग गया है, क्योंकि हैं कामेश्वरी जी और आशा जी की बात सुन के अंग्रेजी इसने बोली और इसको दिमाग से चाटा लगाओ जोर से, ऐसा मत करिएगा। तो बाद में जो 2-2.5 महीने से रामायण क्विज हो रही है, उसके बाद अंतिम परिणाम घोषित होंगे, तो उसके लिए जो आए हुए हैं यहाँ, जिन्होंने भाग लिया है और उनके परिवार के लोग, उनका भी स्वागत है। उसके बाद में फिर थोड़ी देर हम कल के कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। सो दैट्स अवर एजेंडा टुडे। सो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मानस मन प्रसंग के लिए कीर्ति सक्सेना जी से, जो सिंगापुर में, और आपको पता ही है टाइम डिफरेंस सिंगापुर में इस समय रात के 11:30 बज चुके हैं, तो इतनी देर रात तक ये जगे हुए हैं, तो बिल्कुल हम भी जरा जग जाएं और उनकी बात सुने। तो कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक बहुत ही मैं कहूँगा एक मार्मिक प्रसंग है, जिसका अब मैं प्रसंग के बारे में नहीं कह रहा, इनसे सुनेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, बहुत स्वागत कीर्ति जी आपका। जय श्री राम। मुझे रामचंद्र मानस में राम जब वन गमन की आज्ञा मांगने के लिए माता कौशल्या के पास जाते हैं, बहुत अच्छा व हृदय स्पर्शी लगता है। जब राजसभा में राजा दशरथ गुरु व सभासदों के परामर्श से राम का राज्याभिषेक घोषित करते हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। राम राजा बनेंगे, सभासद व प्रजाजन सब और खुशियां ही खुशियां। पर शायद विधाता को कुछ कहा की इच्छा नहीं थी। खुशी रूपी चांद में ग्रहण लग गया। तभी तो राजकार्यों से निवृत्त हो राजा जब संध्या समय कैकेयी के महल भवन में जाते हैं, तो वे को भवन में मिलती है। राजा द्वारा बहुत मनोबल करने पर वे राजा द्वारा पूर्व दिए गए 2 वचन मांग लेती हैं और उन्हें उलाहना देती हैं। पहला भरत का राज्याभिषेक व दूसरा राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास। सुबह हो गई, हर ओर उल्लास। आज राम का तिलक होगा। बंदीगण महल में गान कर रहे हैं, पर महल में कोई हलचल नहीं।
तभी सुमंत राम को राजा के पास ले जाते हैं। वहां वे राजा को दुखी अवस्था में देखते हैं और उन्हें तब राजा दशरथ से कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वचन ज्ञात होते हैं। अयोध्या का नहीं, उन्हें तो वन का राज मिला है। यही आज्ञा लेने वे माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता के चरणों की वंदना करते हैं और माँ स्नेहवश आलिंगन कर अत्यधिक स्नेह से मात्र सुलभ स्वर में पुत्र को दैनिक क्रिया निवृत्त करने और जलपान करने को कहती हैं। हे तात, तुम नहाकर कुछ खाकर पिता के पास जाना। माता के वचन राम जी को कल्प वृक्ष के फूल लगे। अब राम दुविधा में हैं। अब पिता की शोक अवस्था देखकर आए थे, कैसे मांगे वनगमन की आज्ञा मातृ प्रेम के समक्ष। फिर धर्म धुरीन श्री राम साहस कर सजग हो माँ की ओर मुख कर भी पिता की आज्ञा बड़ी सहजता से कहते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ भागु। हे माँ, मुझे वन जाने का राज मिला है, जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा भला होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण। अब मैं केवल 4 और 10 वर्ष के लिए वन जाऊंगा। पिताजी के वचन सत्य कर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। यहाँ पर तुलसीदास ने कहा है कि राम जी 14 भी ना कह के 4 और 10 कहते हैं। श्री राम जी के वचन माँ के हृदय में बाण समान लगे। माँ मौन हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, केवल भरे हृदय से पूछती है, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से भी प्यारे हो। चरित्र देखकर खुश होकर राज देने को कहा। फिर किस कारणवश वन में जाने कहा? कौन सूर्यवंश को जलाना चाहता है? तब राम जी की अनुमति से मंत्री पुत्र ने सब समझा कर बताया। माता कौशल्या तो जैसी गूंगी हो गई। उन मन की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। न रोक सकती है, न जाने को कह सकती है। धर्म और स्नेह दोनों ने माता के हृदय को घेर लिया। यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रोक लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। यदि जाने को कहती हूँ, बड़ी हानि होती है। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म और परिवार धर्म समझ भरत और दोनों पुत्रों को समान समझकर सरल स्वभाव वाली माता कहती है, हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि माता पिता दोनों ने कहा तो वन तुम्हारे लिए करोड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमल के सेवक। राजा के लिए अंत में वन जाना उचित है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर दुख होता है। हे रघुवंश तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है, अयोध्या अभागी। अगर मैं कहूं मुझे भी ले चलो तो तुम सोचोगे मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। हे तात, तुम सभी के प्रिय हो, मैं हट नहीं करती। सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की तुम्हारे वनवास की अविधि जल है और कुटुंबी मछली तुम दया की खान और धर्म की धूरी धारण करने वाले। ऐसा विचार करना जिससे तुम जीते जी आ मिलो। तुम सबको अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। इस प्रकार विलाप करते माँ राम जी के चरणों से लिपट गई। हृदय में भयानक संताप। श्री राम जी ने माँ को उठा हृदय से लगाया, फिर कोमल स्वर में वचन कहकर समझाया। श्री राम चाहते लोभ मोह वश वन जाने को मना कर सकते थे, पर वह तो आदर्श पुत्र थे। रानी कौशल्या ममता वश अपने अधिकारों का उपयोग कर श्री राम को वन जाने से रोक सकती थी। वो अयोध्या की महारानी थी, किंतु नहीं, वे अपनी ममता को त्याग आदर्श स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म, परिवार धर्म पर अडिग रही तथा परिवार को महाभारत से बचाया। पुत्र राम व माता कौशल्या दोनों के कर्तव्यों की बहुत सुंदर व मार्मिक कथा है, साथ ही शिक्षाप्रद भी। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हमें धर्म व साहस रख उसे स्वीकार
कर आगे बढ़ना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी, अपने इतनी देर रात आप जगे हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए तो बहुत बहुत आभार। ये तो राम और कौशल्या का संवाद तो वास्तव में बहुत मार्मिक है और उन्होंने कितना पाषाण हृदय बनाया होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। आजकल जो कोरोना चल रहा है, तो कभी हमारे घर का परिवार के लोग कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ या जा रहे हैं, तो हमको रोकते हैं, मत जा भैया, कोरोना कहीं लग नहीं जाए। तो और वहाँ थे 14 वर्ष जाना है, वहाँ पता नहीं कोरोना ही नहीं, वहाँ तो दुनिया भर का रोना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बात करने के लिए बिल्कुल, और समय से पूरा करने के लिए। अब मैं फिर सिंगापुर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रात हो रही है, आधी रात हो जाए उसके पहले, अभी आधी रात में थोड़ा सा समय बाकी है। तो मैं अगली वक्ता चित्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी बहुत बड़ी लेखिका और कवित्री वगैरह है। तो चित्रा जी, आपका स्वागत है। चित्रा गुप्ता फ्रॉम सिंगापुर, आप अपनी बात करें। जय श्री राम। सभी गुणी जनों को मेरा नमस्कार, सस्ने नमस्कार और अष्टमी की शुभकामनाएं। अपना प्रवचन भाषण जो भी है उसे शुरू करने से पहले मैं 4 लाइन बोलूंगी। हंसते हंसते चलते रहना ही जीवन का नाम है। राम का नशा हो तो दारू का क्या काम है। नशे में मैं मस्त हूँ, साकी छेड़ तुम मत मुझको। नशे में मैं मस्त हूँ, साकी छेड़ तुम मत मुझको। राम मन में मेरे बसा, यही अयोध्या धाम है। ये कविता की 4 पंक्तियां मुझे ओम जी ने भेजी थी, तो मैं उनको ही समर्पित कर रही हूँ और सबको कर रही हूँ। तो आज मैं राम कथा के बारे में बताना चाह रही हूँ। मेरा प्रसंग है भरत और निषाद। जब इससे पृष्ठभूमि में हम सब परिचित हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ननिहाल से आने पर जब भरत जी को ज्ञात होता है कि उनके ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए हैं, तो उनके हृदय पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। माता को प्रताड़ित कर वे राजगद्दी स्वीकार न कर श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर चलते हैं। चतुर मंत्रियों से तिलक की सामग्री लेकर चलने को कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत विश्वास था कि उनके मनाने पर राम वापस आ जाएंगे। अपने साथ वो वशिष्ठ को भी ले चलते हैं और इतने विवल हैं कि वो पैदल चलने लगते हैं। और जब वो पैदल जाते हैं तो कौशल्या माता आकर उनको कहती हैं कि इस तरह से सारे नगरवासी वियोग में दुर्बल हो रहे हैं, और अगर तुम पैदल चलोगे तो सब तुम्हारे साथ चलेंगे, तो ये उचित नहीं होगा। तो इसी पर मैं एक दोहा बोलूंगी। तात चढ़ूरत बलि महतारी, ओहिए हिय परिवार दुखारी। मेरे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। उनकी अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि यद्यपि कौशल्या उनकी विमाता थी, लेकिन हमें यहाँ पर पता लगता है माता माता होती है, कोई विमाता नहीं होती है। भरत उनका भी राम की तरह ही सम्मान करते थे। और जब भरत अयोध्या वासियों के साथ प्रथम दिवस तमसा पर जाते हैं, फिर द्वितीय दिवस वो गोमती के तट पर पहुंचते हैं, और जब श्रृंगवेर पहुंचते हैं तो वन में उनका साक्षात्कार निषाद राज गुह से होता है। पर इससे पहले जब निषाद राज भरत के आने की बात सुनते हैं तो वह बहुत मन में दुखी होते हैं, और वह भरत के लिए सोचते हैं कि भरत के मन में अवश्य ही कोई कुटिलता है, अन्यथा वे यहाँ पर सेना लेकर नहीं आते। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन बाही। जो पे जिए न होती कुटलाई, तो कतली न संग कटकाई। और अब वो सोचते हैं निषाद राज कि अब ये यहाँ पर आए हैं तो ये लक्ष्मण सहित राम को मारकर निष्कंटक राज्य करेंगे। निषाद सोचते हैं इन पर तो पहले ही कलंक लगा दिया इनकी माता ने, अब तो ये क्या करेंगे। अब मैं इनको बताता हूँ, मैं इनको ठीक बताता हूँ। तो वो क्या, उनको विष की वेल भी समझते हैं, और ऐसा विचार कर गुहू ने अपनी जाति वालों से कहा, सब सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो, उन्हें डुबो दो और घाटों पर रोक दो। मर जाएंगे किंतु भरत को अपने जीते जी गंगा पर नहीं पार करने देंगे।
निषाद राज सोचते हैं, मैं तो राम का सेवक हूँ, राम के लिए मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। यह सोचकर निषाद विषाद रहित हो गए। निषाद राज अपने सेनानियों के साथ कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप लगाकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़े शकुन थे जिनको छींक आई और जिन्होंने निषाद को समझाया, संभवतः भरत यहाँ युद्ध करने नहीं आए हैं, तुम जाकर उनसे मिलो और बात करो। अब जब भरत के पास वो जाते हैं तो उससे पहले भरत उनको बहुत अधिक प्रेम से आलिंगन करते हैं। भेटत भरत ताई अति प्रीति, लोक सिहाई प्रेम के रीति, धन्य धन्य मुनि मंगल मूला, सुर सुराई तई बरसई फूला। भरत का शील और प्रेम देखकर निषाद अपनी देह की सुध भूल गए, जिससे लोक और वेदों में नीची जाति का माना जाता है, जिसकी छाया छूने पर भी लोग स्नान नहीं करते हैं। भरत उनका आलिंगन करते हैं और अपने गले लगाते हैं, और इस प्रकार से जितना भी निषाद के मन में भरत के लिए वैर था वो खत्म हो जाता है। भरत का अनन्य प्रेम देखकर निषाद राज अत्यंत व्यथित हुए और अपनी निकृष्ट सोच पर उन्हें बहुत अधिक ग्लानि हुई। सकुच सनयु मोद मन बाढ़ा, भरते चितवत एक टक ठाड़ा, धरि धीरजु पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उनके मन में प्रेम, संकोच और आनंद इतना बढ़ गया था कि वे भरत को टकटकी लगाकर देख रहे थे। और निष्कर्ष रूप में यहाँ पर मैंने एक बात सीखी कि हम किसी व्यक्ति को जाने परखे बिना उसके बारे में हमें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको जानते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में कुछ भी गलत या दुर्भावना रखते हैं तो वह उचित नहीं होगा। और यहीं पर मैं अपना भाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल संक्षेप में और इतना बढ़िया प्रसंग का उल्लेख किया, और जो अंत में कहा वो बड़ी अच्छी बात कही कि हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जीवन में कई बार हम मान ही लेते हैं कि आदमी आ रहा है तो ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। कई बार उसके व्यक्ति के रंग रूप से, कई बार उसकी शक्ल से, कई बार किसी की कही सुनी बात से। अब यहाँ मान लीजिए कि उस वृद्ध ने समझाया नहीं होता निषाद को, तो वो तो निकल जाते, धनुष बाण ले गए, वहीं मारपीट हो जाती है, खून खराब हो जाता है। तो यहाँ पर एक वृद्धों का भी थोड़ा सा देखिए उन्होंने दुनिया तो उनकी बात को समझना चाहिए। और ये ना वृद्धों, और वृद्ध तो कोई अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करता, तो अब आजकल फैशनेबल वर्ड आ गया सीनियर सिटीजन, राइट। तो नहीं जी, हिंदी में बुजुर्ग कह देते हैं। हाँ, बुजुर्ग कहते थे। हाँ, तो उनका उनके महत्ता का तुलसीदास जी ने जगह जगह पर वर्णन किया है, और जिसने उनकी बुजुर्गों की सलाह नहीं मानी है उसका क्या हाल हुआ है हम जानते हैं। माल्यवंत अति सचिव सयाना, रावण को उसके माल्यवंत इतने बड़े सीनियर मंत्री थे, बड़ा समझाया भैया तू ये झगड़ा वगड़ा मत कर राम जी से, तेरा बुरा ही हाल होगा। उसने सुनी नहीं तो उसे क्या हाल हुआ। यहाँ अच्छा है निषाद ने सुन ली बात, तो कम से कम वो भरत के प्रकोप से बच गया, नहीं तो फिर क्या हाल होता है आपका हम सभी जानते हैं। सो वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा आपने प्रसंग की बात में, इसमें इस प्रसंग में बहुत सारे लेसन हैं, नॉट जस्ट वन। तो हम लोग अब जैसे सुंदरकांड की क्लास करते हैं सैटरडे को, आप लोगों के लिए तो बहुत लेट हो जाता है, तो उसमें हम हर चौपाई हमें हम देखते हैं कि हर चौपाई में से कोई ना कोई जीवन जीने का संदेश है। और पर ये कि जो जितना उसमें आप रत्न ढूंढोगे उतने रत्न मिलते जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत बात करने का मन कर रहा है, पर मुझे पता है समय की मर्यादा, मुझे भी ओठों को सी लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और आपने वो देखिए ना, मैंने तुकबंदी में आपको उस समय आ गया, आपको 2 लाइन लिख दी और आपने देखी। मुझे तो सुनानी थी, इतनी अच्छी लाइन आपने मुझे भेजी थी तो मुझे तो सुनानी थी, और ये मेरे पास धरोहर है आपकी। हाँ, क्या बात है, ये देखिए मैं तो भूल भी गया उस बारे में। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो सिंगापुर से निकलते हैं, थोड़ा भारत देश पहुंचते हैं, और भारत देश के बिल्कुल केंद्र में आज मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो पहले भोपाल जाते हैं। तो भोपाल में हमारे मित्र
ये भी बड़ा करुण प्रसंग पर बात करेंगे। तो श्री राकेश कुमार चौबे जी हैं। तो राकेश जी आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार, और मेरी अपनी आवाज बात आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सेना श्री महामंगलाधिपते नमः। श्री राम जय राम जय राम। नमो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमातां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। आज का मैंने जो मेरा मनपसंद प्रसंग जो चुना है वो वनगमन है। हालांकि बहुत बड़ा प्रसंग है, उसमें से कुछ 2-3-4 बातें मैं आपको यहाँ पर सुनाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली वनगमन मैंने इसलिए सुना कि राम से श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम और राम राज्य की स्थापना का पूरा मार्ग जो है वो वनगमन से ही होकर गुजरता है। इसलिए मैं एक आपको दोहा सुनाता हूं। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। यहां पर देखिए, हम लोगों के हित के लिए भगवान ने जन्म लिया था, इसलिए उनने जो सारी लीलाएं करी उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए और हमारे जीवन में हमें उसको उतारना चाहिए। तभी रामायण का पाठ या रामायण को हम अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। राम का जन्म एक संकल्प के आधार पर हुआ था। दशरथ के चौथे पन में बुढ़ापे में राम का जन्म हुआ, और वो इसलिए हुआ था कि वहां आतताई या राक्षस लोग उस राज्य में काफी आतंक फैलाए हुए थे। तो राजा दशरथ और उनकी रानियों ने एक संकल्प लिया, और वहां के ऋषि मुनि और जो जनजाति लोग थे उन लोगों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद से राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए थे। उनमें सबसे बड़े राम थे। राम जो थे वो बड़े, चूंकि एक संकल्प के द्वारा पैदा हुए थे और लोगों के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, तो उनके अंदर ऐसा बोलते हैं कि माधुर्य के 10 गुण, 4 प्रताप के, 9 ऐश्वर्य के, 3 सौम्यता के और 21 गुण यश के मौजूद थे। इसलिए वो महामानव, या आज के जमाने में अपनी भाषा में कहें तो सुपरमैन थे। अब हम वनगमन का पहला प्रसंग है, सभी ने काफी अभी भी बोला जिसके बारे में। देखिए, रात को एक आदमी को बोल दिया जाए कि भाई कल तेरी नौकरी पक्की, तू आ जाना ज्वाइन करने के लिए, और दूसरे दिन जब वो पहुंचे उससे बोल दिया जाए तेरी नौकरी तो दूसरे को दे दी, तो क्या करेगा वो? या तो वो साथ इसको तहस नहस कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, या फांसी लटक जाएगा। मगर श्री राम ने ये नहीं किया। जब उनको सुबह पता लगा कि वनगमन हो गया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो स्थिति प्रज्ञ थे, उनको ना तो सुख में कोई अंतर ना दुख में कोई अंतर। वे जो है उसको बड़े सहज स्वीकार किया उन्होंने। अब देखिए, उनके अंदर, ये मैं बता रहा हूं आपको कि उनके गुणों को, तो दूसरा एक गुण उनके अंदर था, वो था स्थिति प्रज्ञ का, जो मैंने अभी बताया कि वो। इसके बाद वो आत्मविश्वास देखिए उनका। वनगमन का प्रसंग हो गया अभी, आदरणीय मैडम ने एक भरत के चरित्र के बारे में। तो भरत जी जब चित्रकूट मिलने जाते हैं तो रामचंद्र जी उनसे, अगर आप वाल्मीकि कांड पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़े, तो उसके अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में करीब 100 प्रश्न दाग दिए श्री रामचंद्र जी ने। भरत, तुम नियमित हो कि नहीं, वहां राज्य शासन कैसा चल रहा है, वहां जनता से कर सही वसूल किया जा रहा है कि नहीं, वहां सब सुखी है कि नहीं, ऐसे 100 प्रश्न। भैया 100 प्रश्न आए कहां से? श्री रामचंद्र जी ने जब विवाह किया उसके बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में श्री रामचंद्र जी जो रहे, उनने अपनी परिकल्पना के हिसाब से कि मेरा राज्य कैसा, क्योंकि वो तो जानते थे इस बात को कि आज नहीं कल मैं यहाँ का राजा बनूंगा, तो मुझे कैसी जनता चाहिए, कैसे शासक चाहिए, कैसे नियम चाहिए, उनका प्रतिपादन उनने प्रारंभ कर दिया था। तो वो जो 12 साल उनने एक जो भूमिका बनाई थी अपने राम राज्य की, वो भरत से उन्होंने पूछा। तो ये एक आत्मविश्वास, एक और आत्मविश्वास देखिए कि मेरे 4 भाइयों में से कोई भी बैठ जाए गद्दी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, शासन तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा चला। हुआ भी वही, भरत जी ने रामचंद्र जी के अनुसार शासन चलाया। इसके आत्मविश्वास के बाद देखिए उनने जो चुनौती थी उसको अवसर में कैसे बदला। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों से उनने विद्या, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि समय कम है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे कौन कौन। तो इसके बाद देखिए संगठन, वो जो ज्ञान प्राप्त किया और शक्ति प्राप्त की, उससे संगठन बनाया उन्होंने। एक संगठन बनाकर
और उनने वो जो चुनौती थी जो उसको अवसर में कैसे परिवर्तित किया, ये अभी आपको आखिर सभी लोगों को खैर इस विषय में ज्ञान है। तो ये वनगमन से सीखने की चीजें हैं, आप उसमें घबराइए मत, उसको एक चुनौती मानिए और अवसर से। इसके बाद देखिए आप साथी का चुनाव, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव सबके आते हैं। आपको कोई एक रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होना जो बल बुद्धि और अष्ट सिद्धि 9 निधि का ज्ञाता हो। वो बहुत ज्ञानवान हो, सब कुछ हो, मगर वो करे वो ही जो आप कहे। वो सीता को उठा के नहीं लाए, वो सीता की सिर्फ जानकारी लेके आए, तभी आप अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। तो यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने जीवन में एक हनुमान जी को जरूर चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसका चयन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए साथी का चुनाव, बाली और सुग्रीव। बाली का चुनाव करते तो सीता जी तो रावण को उठा लाता, वो तो इतना शक्तिशाली आदमी था, आपने कहानी सुनी होगी। मगर नहीं, वो आदमी जो अपने भाई का नहीं हो सकता, वो कितने दिन रामचंद्र जी का रहता और कभी ना कभी समस्या पैदा करता। इसलिए उनने सुग्रीव को चुना। और आगे चलिए आप, विभीषण शरणागत माने उनने। देखिए संबंध किस प्रकार निभाए जाते हैं। श्री विभीषण शरणागत, और उस शरणागत को राज्याभिषेक कर दिया। अब आप उससे जो चाहे वो करवाइए ना, आपने तो लंका का राजा बना। यदि आपको सक्सेस होना है तो ये मंत्रों को सीखना पड़ेगा आपको, कि आपने रावण के भाई को शरणागत स्वीकार किया मगर बाद में उसको राजा बना दिया। अब आपने जो चाहे वो आप मदद ले सकते हैं। अंत में उनने क्या किया कि रावण जैसे शक्तिशाली, जिसके नाम सुन के पूरे लोग थर्राते थे, उसको अपने संगठन शक्ति विभीषण और हनुमान जी के थ्रू उस विजय को प्राप्त किया। और जिसने वो विजय प्राप्त कर ली वो तो सम्राट हो गया। वो तो सब, जब एक सर्वशक्तिशाली को आपने हरा दिया तो बाकी सब तो स्वीकार करेंगे। तो ये अपने विचारों, जो राक्षस प्रवृत्ति का राज्य, वहां अपने विचारों की राज्य की स्थापना विभीषण के द्वारा श्री राम ने करी। और मैं अपने वक्तव्य को खत्म करता हूं कि लौट के आके यही वनगमन की ये जो उनकी शिक्षाएं थी, इससे लेके उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी। और 11,000 वर्ष तक ऐसा प्रमाण मिलता है कि उन्होंने शासन किया। ये मैंने जो कुछ भी आप लोगों से पढ़ा सुना, जो कुछ भी सीखा, जो थोड़ा सा मेरे से बना, वो मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मौका दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। आपने वनगमन, आपने बिल्कुल सही कहा कि वनगमन तो इतना बड़ा प्रसंग है कि उस पर तो आप घंटों घंटों क्या महीनों महीनों बोल सकते हैं, और उसको इतने 6-7 मिनट में आपने सागर में सागर भर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर दोबारा आपसे सुनेंगे कभी, राम जी ने चाहे तो। जय श्री राम। अब फिर आगे बढ़ते हैं, बस वहीं भोपाल के आसपास ही चलते हैं, खजुराहो में। सो खजुराहो में हमारे श्री ब्रह्मलाल तिवारी जी हैं। तो ब्रह्मलाल जी तिवारी जी एक बड़ा मधुर प्रसंग है, उस पर बात करेंगे। तो और उसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उस विषय पे बात होती नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी, अंग्रेजी में वेरी स्वीट इंसिडेंट। सो तिवारी जी, आपका स्वागत, आप बता रहे हैं और अपनी बात कहें। तिवारी जी, तिवारी जी आए कि नहीं आए? लेट्स सी, क्या नाम बताया? परमलाल तिवारी है ना? क्या हुआ? सुन, परमलाल तिवारी जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ है ना? हाँ तिवारी जी, परमलाल तिवारी जी। तिवारी जी, मैं आप माइक और वीडियो दोनों तो ऑन दिख रहे हैं। हाँ ऑन दिख रहे हैं। आप का मैं आह्वान कर रहा हूँ, अपनी बात कहिए। अब क्या करें, तो
वो किसी के संदेश पास भेज, उनको संदेश भेज सकते हैं उनके उस पर सेल फोन पर जगाने के लिए। नहीं, संदेश तो मैं अभी भेज देता हूँ, लीजिए अभी भेजता हूँ, अभी भेज देता हूँ। माइक ऑन कर लिया उन्होंने। अच्छा, एक बार फिर से बोलिए उनका नाम। परमलाल जी, तिवारी जी, ओह परमलाल जी ओके, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ओम जी, उनका नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो दिखा रहा है। हाँ, आई नो। ओम जी, हाँ मैं जी, मीनू बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए देखिए, बोलिए। अगर हाँ, कहीं अपने प्रसंग पे जब तक वो आते हैं थोड़ा सा मैं बोल दूं, जो भरत जी का हाँ। प्रसंग मैं कह रही थी। हाँ, बोलिए बोलिए। जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ उस ठीक पर, है, क्योंकि बोलिए मैंने बोलिए। पढ़ा तो था। वो तो मुझे संकोच है क्योंकि इतना तैयार नहीं कर पाती मैं अपनी तबीयत की वजह से, पर थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए, बोलिए मीनू जी। हाँ। देखिए, अब तक मैंने रामचरितमानस को अनेक बार पढ़ा, परंतु साधारण पूर्ण से कथा को फॉलो करती थी। इस बार अब जब ध्यान पूर्वक सब चरित्रों के वक्तव्यों को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना शैली की गहनता से दंग रह गई। देखिए, पहले जब भरत वापस आते हैं तो सारे, अब मैं एक्सटेम्पोरी बोल रही हूँ, तो सारे उनके जो नागरिक हैं, जितनी अयोध्या वासी हैं, सब उनको इग्नोर करते हैं। तो बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो किस तरह इग्नोर, क्यों नहीं कोई मुझसे बात कर रहा, उन्हें तो कुछ पता नहीं है। जब वो माता कैकेयी के पास जाते हैं तो पता लगता है कि क्या माता ने अनर्थ कर दिया, और वो अपने को सब उस अनर्थ का कारण समझते हैं। तो उस समय कैकेयी बड़ी खुश होती है, पर तब वो जब उन्हें पता लगता है कि मेरे पिता दशरथ का देहांत हो गया, तो कैकेयी उन्हें समझाती हैं कि नहीं नहीं, जो राजा दशरथ हैं वो उनका कोई हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, वो इसके योग्य नहीं है। और उसी को फिर जब वो, मतलब वही मैं कह रही हूँ किस तरह वो कथा को सूत्र में बांधते हैं, फिर वही चीज राज्यसभा में वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि राजा दशरथ जो हैं वो शोक के योग्य नहीं है। तो वो उस पर पूरा जो लेक्चर देते हैं उसमें केवल राजा दशरथ की वो तारीफ नहीं करते हैं, वो उसमें पूरा सारा जितना समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, और सबके वो उनका जो कर्मों के बारे में बता के पूरा राज का, शास्त्र का क्या काम होना चाहिए। जैसे एक तरह से राम राज्य की वो पूरी बखान कर देते हैं कि दशरथ के राज्य में तो इतना संतोष था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो कैसे तुम कह रहे हो कि वो शोक के योग्य हैं। वही एक कैकेयी की बात इधर पकड़ ली तुलसीदास जी ने, और उसी को इतने विस्तार पूर्वक उन्होंने वशिष्ठ से कहलवाया। फिर जैसे कौशल्या कहती हैं कि भी विधि का ही विधान है जो ये कुछ हो रहा है, या मेरे ही दिक्कत है, वही वशिष्ठ जी कह देते हैं कि तो विधि का विधान था इसलिए उनका शोक नहीं करना चाहिए। और फिर भरत जो हैं हर जगह अपने को अनर्थ का कारण बताते हैं कि मेरी, और बहुत हीन भाव अपने में वो करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। परंतु अब साइकोलॉजिस्ट तो भाई मैं नहीं हूं, पर वही जब कौशल्या से मिलते हैं और कौशल्या उनसे इतने स्नेह से मिलती हैं तो उनका जो वो हीन भावना है वो एक बार देखा जाए थोड़ी सी शांत हो जाती है, और फिर वो अपने को जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं हूं। और उसमें वो जो सारे विवरण करते हैं कि अगर मैंने इस तरह किया होता तो मैं इतना नीच होता, तो उसमें वो सारी मानसिक विकार जो इंसान में होते हैं उसकी पूरी गिनती करते हैं तुलसीदास। जिस समय मेरे सामने रामायण नहीं है, मैंने तो वैसे ही बोल दिया, जितने मानसिक विकार हैं। मतलब देखिए कितनी सुंदर बात है कि इस तरह के भी प्रसंग में एक तरफ वो सारे राजा के गुण बताते हैं या समाज की सारी अच्छाइयां बताते हैं तुलसीदास जी, और दूसरी तरफ सारे मानसिक विकारों का भी वर्णन कर देते हैं इस छोटे से प्रसंग में।
तो इसलिए मुझे मतलब काफी हैरानी हुई कि प्रसंग क्या है और किस तरह वो दुनिया को, जिसे कहते हैं तुलसीदास जी, समझा सकते हैं कि सारा कुछ हो रहा है। और भरत का तो खैर चरित्र है ही कि वो अपने को अनर्थ का सारा और अपना ही कितना वो अपने को वो जो है अपने लिए हीन भाव करते हैं, पर उनका तो महानता पता इसमें लगी रही है। और फिर और तो अब तो जो मुझे याद था वो मैंने बता ही दिया। परमलाल जी आप कनेक्ट हो गए क्या? थैंक यू दीदी। परमलाल जी Connected back again. Yeah, I know I connected again, but you should be able to speak. परमलाल जी चलिए, अगर आज ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम आगे फिर एक बढ़ना पड़ेगा। वो भी मैं वर्णन कर सकती हूँ जो कौशल्या कोई बात कहती नहीं, नहीं अब नहीं, वो तो आपका अब आगे करिएगा ऐसे। अभी डोंट वांट टू लूज टाइम। तो मैंने कहा टाइम आप नहीं टाइम आज बहुत प्रोग्राम है दीदी। चलो बहुत धन्यवाद आपको मीनू जी, आपने इसके बारे में बताया। तो विल डू दिस थिंग अगेन। परमलाल जी अगर बाद में कोई जुड़ पाते हैं। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। परमलाल जी क्या हुआ? नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, वी कांट वेट लाइक दैट। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शिव आई हैव सेंट हिज मोबाइल नंबर टू यू ऑन व्हाट्सएप, सो वी विल स्केड्यूल हिम सम अदर डे। उनको जरा बता देना, वी कांट कीप इंटरप्टिंग 50 लोग वेटिंग हियर। सो चलिए बहुत धन्यवाद। कई बार ये टेक्नोलॉजी की वजह से आप प्रयास तो कर रहे हैं पर ये बात बैठ नहीं रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आज का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, तो रामायण की क्विज जो हो रही है 2-2.5 महीने से। तो इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा, वैसे शायद आप सब लोगों को पता है। सो ऐसा कुछ महीनों पहले इस बारे में मन में भाव आया था कि अभी हम लोग एक वैश्विक रामायण क्विज का आयोजन करते हैं। हालांकि हमें इस बात का इस तरह का करने का कोई अनुभव नहीं है, ना तो कभी फेस टू फेस फॉर्म में कभी किया, ना कभी और ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस हैं। पर ये कि एक बार ठान ली तो करेंगे। कुछ जिद्दी प्रवृत्ति की हम लोग, मन में आ गया करना है तो करना है, आगे रास्ता मिल ही जाएगा और भगवान ने रास्ता दे दिया। तो इसमें कई लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, इन्वॉल्व हो गए इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें पहला था कि इसको हम किस तरह से आयोजित करें। तो इसकी जब घोषणा हुई, वी मेड इट ओपन फॉर ऑल एजेस, किसी भी उम्र का कोई बंधन नहीं। तो करीब 600 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। अब मैं पंजीकरण भी कह सकता था, पर शायद रजिस्ट्रेशन शब्द लोग ज़्यादा समझते हैं पंजीकरण की बजाय। तो हिंदी मेरी मातृभाषा, मुझे बहुत प्यार है, पर मैं कोई इतना फैनेटिक भी नहीं हूँ कि हर शब्द के लिए मैं हिंदी जबरदस्ती ढूंढ के उसको बोलूँ और लोगों को समझ में ना आए। तो उसमें 600 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें 6 साल के बच्चे से लेकर 73 ईयर्स की उम्र तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रुचि जागृत हुई। 6 साल का बच्चा तो अपना नाम भी नहीं लिख सकता। मेरा नमासा है, वो अब 6 साल का हुआ है, तो अब ABCD बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा। जो मैं कनेक्ट कर दूं का नहीं परमलाल, जब आपको अगली बार देखेंगे अब समय बहुत निकल गया। प्लीज आप म्यूट करिए अपने आप को। तो फिर हमने आह्वान किया कि भाई इस प्रोजेक्ट में कौन जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। तो कई लोग जुड़ गए। अब मैं कुछ लोगों के नाम कहूँगा, एंड दिस लिस्ट इज इनकम्प्लीट। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक क्वेश्चन बैंक बनाना है, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्विज में। तो उसमें कई लोग जुड़े और उन्होंने अपने क्वेश्चन बना के भेजे। तो उनके मैं नाम, और मुझे क्षमा करें अगर इफ आई फॉरगेट एनीबॉडीज नेम, क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन में बहुत
कमज़ोर हूँ, इधर-उधर सब अस्त व्यस्त रहता है। तो अमित अवस्थी लखनऊ से, आशा मोर लखनऊ से, आशा वाला ये मेरी आवाज़ गूंज कैसे रही है? बाला मुनियप्पन जो हमारे वाल्मीकि रामायण का क्लास चलाते हैं मलेशिया से, उनको वो वाल्मीकि रामायण एक्सपर्ट हैं, तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि आप जरा वाल्मीकि रामायण से भी कुछ प्रश्न भेजें। चित्रा गुप्ता है जिनको अभी हमने सुना सिंगापुर से, आरती गोयल जी जो है दिखाई दे रही हैं आपको दुबई से, कामेश्वरी जी हैदराबाद से, मधु चतुर्वेदी जी लखनऊ से, रजत अग्रवाल रुड़की से, राखी बंसल यूके से, राम मलिक यहाँ यूएस से डलास से, सरोज अग्रवाल डेटन ओहायो से, शैल अग्रवाल जो आप देख रहे हैं यहाँ यूके से, एसएस पंचोली वडोदरा से, और विनय शर्मा रुड़की से, और विनीता मिश्रा लखनऊ से। इन सब लोगों ने 100 क्वेश्चन बना के मुझे भेजे, और ज़्यादा ही भेजे हों, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया उसमें कि कहाँ गया। और मैं किसी के नाम भूल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। I'm very sure I'm forgetting some names. I apologize for that. फिर ये क्या हुआ कि कोई इस तरह के कोई क्विज वगैरह करने के लिए कुछ थोड़ा सा इनाम का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। So we thought कि इतना बड़ा एज रेंज है 6 साल से लेकर 73 साल तक, तो इनको थोड़ा सा एज के हिसाब से इनको बनाते हैं। तो एक बना बिल्कुल 6 साल से लेके या अभी मिनिमम वहाँ से लेकर 18 साल तक के बच्चे। आपकी आवाज थोड़ी बफर कर रही है। भैया आप म्यूट कर लो। उसके बाद में 19 साल से 40 साल तक आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। आपका माइक 40 साल से ज़्यादा उनको आप सीनियर गैलेरिया या तीसरा to be divided all the contestants in these 3 groups. आवाज नहीं है सर आप। आवाज नहीं, आवाज फट रही है आपकी। सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं, और फिर से बोले। थोड़ा घर घर आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अजीब सी आवाज है बहुत। नहीं आ ही नहीं रही, नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। स्पीकर का कुछ हुआ है, स्पीकर पे दब रही है। नहीं जाना है। कर लेना तो। एक बार बंद करके फिर देख लीजिए, खोल के ट्राई कर लीजिए। जय श्री राम। अब कैसा है? बहुत अच्छा। हाँ अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। Can everybody meet yourself? तो फिर हमने 3 एज ग्रुप बनाए बच्चों का, फिर 19 से 40 और 41 से आगे। तो चूंकि 600 से ज़्यादा, हाँ अब चूंकि इनको आकर्षित करने के लिए सोचा कुछ इनाम का प्रावधान किया जाए। सो वी क्रिएटेड 3 प्राइजेस। एक तो हर एज ग्रुप में 3 प्राइज हम देंगे। एक होगा जो फर्स्ट प्राइज विल बी 11,000 रुपीज, दूसरा 5,100 और तीसरा 25 रुपये। सो ये हमने सोचा था। तो 3 एज ग्रुप के, थर्ड एज ग्रुप में 3।
और तब पता चला भैया भैया धनराशि कहाँ से आएगी, सो आई फ्लोटेड द आइडिया ऑफ सम स्पॉन्सरशिप, स्मॉल स्पॉन्सरशिप, और बहुत लोग आगे आए उनमें से। और उन लोगों का और एक मुश्किल ये हो गई कि उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि भैया हम ये स्पॉन्सरशिप दे देंगे पर हमारा नाम अब अनाउंस मत करिए। अब ये तो एक बड़ा धर्म संकट हो गया। एक तो ट्रांसपेरेंसी में तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कि भाई बात जग जाहिर होनी चाहिए कि नहीं पता नहीं किसने क्या दिया और किसने क्या लिया और उसका क्या हुआ। और दूसरा है कि उससे फिर लोगों को और लोगों की प्रेरणा मिलेगी। तो मैंने सबसे परमिशन ली, तो फिर मुझे परमिशन तो मिल गई। तो मैं जरा आपकी आज्ञा से, और अगर किसी की परमिशन ना मिली और मैं नाम अनाउंस करता हूँ तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना धर्म समझता हूँ कि उनका नाम अनाउंस करूँ। So we created 3 categories of sponsorship: bronze, कांस्य और सिल्वर, रजत और गोल्ड, स्वर्ण। तो ब्रॉन्ज स्पॉन्सरशिप के लिए हमका भाई 5,000 रुपये कि आप स्पॉन्सर करिए। तो उसमें आशा चांद जी यहाँ बाल्टीमोर से, आशा मोर ट्रिनिडाड से, धर्मेंद्र गुप्ता मुंबई से, मधु चतुर्वेदी जी लखनऊ से, रजत अग्रवाल रुड़की से, और SS पंचोली, श्याम सुंदर पंचोली बड़ोदरा से। इन्होंने 5 ब्रॉन्ज स्पॉन्सरशिप इसमें दी है। फिर सिल्वर स्पॉन्सरशिप जिसमें 10,000 रुपये की राशि है, उसमें मीनू अग्रवाल जी जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी यूके से, सरोज अग्रवाल जी डेटन ओहायो से, विनय शर्मा रुड़की से, और करुणा गोंगोला। इन चार लोगों ने सिल्वर स्पॉन्सरशिप कंट्रीब्यूट किया। और ममता अग्रवाल टोरंटो से और राम मलिक यहाँ डलस से, इन्होंने गोल्ड स्पॉन्सरशिप कंट्रीब्यूट की। तो ये मैं अपना धर्म समझता हूँ कि मैं बताऊँ, तो मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। हम सब धन्यवाद देते हैं। अब ये जो राशि है वो जितनी हमें आवश्यकता उससे ज़्यादा है, तो बाकी की मैं बस पार्टी करूँगा और आप लोग आइए पार्टी के लिए। चलो इसको रिजर्व फंड में रखेंगे, आगे काम में आएगा। पर और एक करेंगे हम आज, मैं बताऊंगा कि फिर विल गिव सम 9 कंसोलेशन प्राइसेस, सो उनको 1100 रुपये विल सेंड इन एडिशन टू दिस। सो दैट्स माय, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ट्राइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दिस। सो बहुत बहुत सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों को तो मुझे अभी इसमें से एक सज्जन थे, जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आई स्पॉन्सर द एंटायर इवेंट। तो मैंने नहीं, ऐसा मत करो, आप सारा पुण्य आपको अकेले मत ले जाओ, ये तो बड़े स्वार्थी बन रहे हो आप। सो उनको फिर मैंने रोका और मैंने कहा आप चलो आप बस 20,000 दे दीजिए, और ज़्यादा मैंने उनको फिर अलाउ नहीं किया। इसके बाद में इसमें भी आप में से कई लोग हैं जो बाद में आए कि विल स्पॉन्सर, और कोई मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि आप अपने पास रखिए इनको, मैं बाद में जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, मैं बनी आदमी हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, ब्याज समेत ले लूंगा आपसे। क्या चित्रा जी, तो अगर आपको देने का मन था और नहीं लिया तो इसलिए कि ये तो हम बनियों के खून में है कि कभी किसी को छोड़ते नहीं, तो हम आपसे ले लेंगे दोबारा। बट थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट थिंग। मेरा ये जीवन का अनुभव है कि कभी कोई इस तरह के काम में कभी कोई विघ्न नहीं आया, और जरूरत से ज़्यादा ही हमेशा मिल जाता है। और नॉर्मली मैं पैसों के काम से दूर रहने का जहाँ तक संभव प्रयास करता हूँ। तो ये एक रहा है। दूसरा था कि अब क्वेश्चन बैंक की मैंने बात की, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, सारी टेक्नोलॉजी भी हमें नहीं पता कि गूगल डॉक क्या होता है, तो पहली बार मैंने गूगल डॉक सीखा। सो मैं तो अपने स्वार्थ के लिए मैंने कई बार कहा है, बहुत सीखता रहता हूँ। अब मुझे पता पड़ गया है गूगल डॉक क्या होता है और कैसे बनता है, तो अपने आप को मैं बड़ा होशियार समझने लग गया। तो इन चीज़ों से काफ़ी हमें लाभ मिला। वी आर ऑल लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, और काफ़ी चीज़ एक्सपेरिमेंट की कि ये ठीक रहेगा वो ठीक रहेगा। सो ये सब चलता आ रहा है। तो जो पहला राउंड हमने किया उसमें हालांकि 600 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, पर पहले राउंड में वी हैड लेस देन 200 पीपल टेकिंग दैट। वो मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि 600 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया, उसके करीब 30% लोगों ने पहले राउंड में भेजा, तो बाकी लोग ऐसे ही किसी ने ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा दिया, चलो बैठो रजिस्टर करो, और उनका कोई मन नहीं होगा, ऐसा हुआ, अब क्या हुआ पता नहीं। तो करीब 250 मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है। और कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी का इशू था, तो उनको फिर दोबारा हमने वी गिव देम ए ट्राई फॉर दैट। तो करीब 250 लोगों ने वो पहला राउंड लिया, और उसमें से फिर
उसमें से शॉर्टलिस्ट करके फिर सेकंड राउंड में आई थिंक हम लोगों ने करीब 70 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे और उसमें से कुछ 55-56 लोग सेकंड राउंड में अपीयर हुए थे और उसमें से फिर 18 लोग शॉर्टलिस्ट किए जो थर्ड राउंड में आए और फिर थर्ड राउंड में से फिर फोर्थ राउंड किया उसी समय, तो उसमें से फिर फाइनलिस्ट 9 हुए और इस हिसाब से ये सारी प्रणाली चली। जो इतने लोग इस क्विज में जो इतने लोग इन्वॉल्व थे, वी हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग। हमने आगे से आगे जाके जो भी कंटेस्टेंट थे उनको मॉक क्विज के लिए, डेमो के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग मीटिंग्स रखी ताकि कोई इसमें नहीं फंस जाएगा, हमें पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। So I think from our side we have made best of our efforts to be very transparent. जिन कंटेस्टेंट थे उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी, पर अभी ये किसी का जैसे कोई टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है, राइट? तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। So this is the complete background about this. अब हम अवार्ड अनाउंस करें उसके पहले anybody any question about this, I'll be very happy to answer. किसी का कोई प्रश्न हो, इस समय कई कंटेस्टेंट जिन्होंने भाग लिया वो भी बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी हैं, तो किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, हम बिल्कुल ईमानदारी से बात करें। इसलिए मैं हमेशा पूछता हूँ आपका कोई प्रश्न है, एंड आई एम ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चंस। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई दुविधा हो। क्या ये क्विज हमको मिल सकती है सुनने को? क्योंकि उस दिन आपने डाला था मगर सुनने को दिखा नहीं। लास्ट दिन की बात कर रहे हैं आप? भी नहीं है, हाँ लास्ट दिन। हाँ, यूट्यूब पे हमने उस पर रखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि बाद में जो एवेल्यूएटर से वो बात कर रहे थे वो बात भी उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। सो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन टू बी पब्लिक कन्वर्सेशन। अगर जिन सब लोगों ने क्विज के क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं, अगर इन लोगों के पास अगर समय हो, इनसे बाद में बात करूंगा। So we can prepare a book on this. I think मधु जी ने एक बार इसका जिक्र किया था। So उसका एक ये इस करने के लिए मुझे अगेन आप लोगों में से वॉलंटियर चाहें कि maybe we can prepare a book of some 1001 questions or 1008 questions or something like that and make it publicly available. Again उसको सॉफ्ट कॉपी करके डाल देंगे, so लोग बाग देख सकते हैं। Any other question इस क्विज के बारे में? क्वेश्चंस को कंपाइल करके बुक करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है सर, इससे लोगों को शॉर्टकट में जानकारी मिलने का वो संभावना रहेगी। राइट, आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। बहुत तो मत दीजिए। नहीं, वो करना चाहिए जरूर। ये अब आप लोग पब्लिक के लिए तो नहीं, लेकिन जब कोई नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करे तो उस समय, क्योंकि अभी से दे देंगे तो फिर उतने फिर बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह पता है इस बारे में। तो चलो इस बारे में आपने आपका अच्छा सुझाव है। लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ डू वी डू दैट। दीपा हैज अ क्वेश्चन। बोलिए दीपा जी। म्यूट अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपा जी। आवाज योर वॉल्यूम इज नॉट कमिंग। अच्छा, वॉल्यूम इज नॉट कमिंग। हाँ, नाउ इट्स कमिंग। बोलिए। मैं ये कहना चाहती थी कि हम सब ऑडियंस को भी चांस दीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए। स्मॉल पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन हम करें आपके लिए। नहीं, आई स्टिल डोंट गेट इट, आपका क्या कमेंट में समझाने? जो भी जैसे आपने क्विज बनाई है तो क्विज आप हमें सॉल्व टुकड़ों में दे सकते हैं, पार्ट्स में, जैसे वीकली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रामायण। So I think let's just think about it. कि इसको क्या, I mean basically the spirit is that people want to know what type of questions were there, what questions were there. So ये जो क्विज में इन्वॉल्व थे, इसमें करीब 20-25 लोग इन्वॉल्व हैं। आप लोग अपना सजेशन भेजिए कि कैसे इसको आगे डिसिमिनेट करें। जी, ड्रामेटाइजेशन का मौका दीजिए, मतलब जैसे राम सुग्रीव संवाद, तो उसको हम पेश करें, कितना लाइव कर सकते हैं, कितना विजुलाइज कर सकते हैं हम सबके सामने। राम सुग्रीव संवाद, रावण मंदोदरी संवाद, त्रिजटा सीता संवाद, हनुमान एंड राम फर्स्ट मीटिंग संवाद। तो उसमें now you are going on a different direction. Right now we just talking about quiz, वो तो topics है, we can always have discussion on those things. So let's just focus on quiz right now.
So this is the background about how this quiz was conducted and how it was designed. पर फिर भी अभी आपका मन में कोई प्रश्न हो और आप पूछ नहीं पा रहे हो या बाद में कोई प्रश्न आए तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी एंड आई अश्योर यू आई विल गिव यू एन आंसर. पर हाँ, ये नहीं कि आप 4 साल बाद पूछें तब मुझे कोई याद नहीं रहेगा, यू नो. सो आंसर इन अ टाइमली मैनर, आस्क मी इन अ टाइमली मैनर, यू नो. मतलब अगले 1-2 सप्ताह में पूछ लीजिए. मेरी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, मुझे ये याद नहीं रहता है कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है. अभी याद आ गया इसलिए मैंने कह दिया. तो आप बिल्कुल मुझे बट अगले 1-2 सप्ताह में एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. ऑफ कोर्स आई विल नॉट शेयर एनी यू नो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एनीबॉडी. आप ये नहीं पूछ सकते उसके कितने नंबर आए. दैट आंसर आई विल नॉट गिव, यू नो, राइट. सो दैट इज दैट्स द आइडिया बिहाइंड दैट. ओके. सो जो फाइनल जो राउंड था, जो लास्ट संडे था ना, फाइनल राउंड कब था? So जो फाइनल राउंड था उसमें वी कॉल्ड 18 पीपल फ्रॉम अगेन. उसमें जो सबसे यंग का ग्रुप था, नाउ लेट मी ओपन दैट स्लाइड. उसमें 7 बच्चे कहूँगा, वो तो यंग थे, 18 साल तक. उसमें 7 लोग थे. और जो यूथ का ग्रुप था उसमें 6 थे, एक्सक्यूज मी, 6. एंड जो सीनियर 41 प्लस थे उसमें 5 लोग थे. सो हर ग्रुप के लिए 3-3 टेस्ट मास्टर थे उस दिन. और उन्होंने उनसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे. उसमें भी फिर टाई हुई, उनको दोबारा बुलाना पड़ा. बट आई टेल यू, यू नो, एक तरफ हम देखते हैं कि वो बड़े दुख की बात है कि समाज में लोगों को रामायण के बारे में बहुत कम जानकारी है. जैसे केबीसी पे कई बार रामायण पे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार मैं दिखता हूँ कि बड़े सरल से क्वेश्चन 10वें-11वें नंबर पे आते हैं. 10वें-11वें नंबर पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने चाहिए. जब 10वें-11वें नंबर पे इतना सरल क्वेश्चन आता है तो उससे पता लगता है कि स्तर कितना गिर गया है. क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन उनको पता है कि ये क्वेश्चन भी इसको बंदे को नहीं आएगा. और वो देखा जाता है कि उनको नहीं पता होता. फिर वो हेल्पलाइन और फोन ए फ्रेंड और क्या अगड़म सगड़म या क्वेश्चन बदलो, दुनिया भर का उन्होंने वो नोटिंग कर रखी है वहाँ पे, जस्ट टू मेक प्रोग्राम पॉपुलर. दैट्स द ओनली रीजन. नन ऑफ दैट इज रियली नीडेड. तो एक तरफ वो हाल है, पर दूसरी तरफ मैंने देखा कि 7-7 साल के बच्चे, हमें कितना उनको रामायण का ज्ञान है. अब ये क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं तो इनमें 10 में से शायद 1 या 2 का सही से जवाब दे पाता. मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है. ये 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे इतने बड़े ब्रेकफास्ट क्या करोगे, इतने क्लिष्ट प्रश्नों के उनको उत्तर पता है. तो एक बहुत बड़ी रेंज है, राइट. जिनको इतने बड़े उनको जैसे लगता है कि पूरी रामायण का हर चीज के बारे में बिल्कुल पता है. सो तो एक आशा का चिन्ह है. और इसलिए और हमें जब क्वेश्चन बनाना पड़े तो जैसे अभी मधु जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारा दम निकल गया. क्योंकि अगर वही मिडिल लेवल के ऐसे बदलाव दो तो सबके सब वो फाइनल में आ गए तो उनका तो हाल ही बहुत आगे है. अब मैं बताऊं आपको 1-2 क्वेश्चन में, आपको अभी आप लोगों ने पूछा तो अब जैसे परशुराम का पिता का क्या नाम था? अब कितने लोगों को पता है? आंसर मत बताइए, हाथ खड़ा करें. और वो लोग हाथ उनसे ऊंचा ना करें कि जो ये क्वेश्चन बना चुके हैं. हाँ बेटा, ये देखो. अब देखो, अभी है ना, अभी मैं इस प्रश्न को कठिन प्रश्न मानता हूँ कि रामायण में भी ढूंढने में वो, अब उसका कहाँ परशुराम को हम नहीं जानते, उनके पिता और माँ बाप. ओहो, ये हो रहा है, ये फायर अलार्म बज रहा है. क्योंकि आज क्या है, नवमी का पूजन है तो पकौड़ियाँ बन रही हैं, तो धुआं घर में हो गया होगा. ना आएंगे, 1 मिनट में.
सॉरी, लगता है आज कुछ थोड़ा विघ्न का ही दिन है। तो बन गई पकौड़ी? अब पता नहीं, बनी रही होंगी। हाँ। प्रताप भानु के भाई का क्या नाम था? सुग्रीव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरिमर्दन नाम था प्रताप भानु के भाई के। हाँ, तो आप तो इसमें झेल चुके हैं ये। तो इस तरह के प्रश्न 90 आई वुड से, इवन जो रामायण पढ़ते हैं रेगुलरली, I would say 90-95% people would not know the answer. Yes. अब प्रताप भानु की कथा एक बिल्कुल साइड स्टोरी है रामायण में, और वो प्रताप भानु की स्टोरी में एक जगह कहीं बता दिया उसका नाम अरिमर्दन है। वो कौन, किसको ध्यान है उसका? कभी उसके बाद में कोई उसका नाम का उल्लेख नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे प्रश्नों का इन लोगों को पता है। सो मतलब एक तरफ राम के कितने भाई हैं ये लोगों को नहीं पता, और दूसरी तरफ इनको अरिमर्दन के भाई का पता है। तो बहुत बड़ी रेंज है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलो, अभी बहुत मैंने लंबी चौड़ी बात कर ली। तो पर एनीबडी एनी क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट द अनाउंसमेंट्स? लास्ट चांस। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले बच्चों के ग्रुप से शुरू करते हैं। तो बच्चों के ग्रुप में जैसे मैंने बताया, वी हैड 7 फाइनलिस्ट्स। सो उसमें से नेचुरली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के नाम अनाउंस होंगे, और बाकी 4 विल बी गेटिंग कंसोलेशन प्राइज। सो सबको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और उनको उनकी धनराशि भी मिलेगी। थोड़ा संयम रखें उनको। ईमेल से वी विल आस्क देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एड्रेस एंड वी विल वेरीफाई सम आइडेंटिफिकेशन आईडी एंड डेट एंड ऑल दैट स्टफ। सो इसके लिए मैं नाम अनाउंस करने के लिए जिन्होंने सारा काम किया है उन लोगों को ही आमंत्रित करता हूँ। तो बच्चों के ग्रुप के लिए मैं कामेश्वर जी को आमंत्रित करता हूँ, और वो और आरती जी इन लोगों के नाम अनाउंस करेंगी। सो मेरे ख्याल से पहले आरती जी अनाउंस करेंगी। आरती जी, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। थोड़ा देर से ज्वाइन किया था, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, और सीधा नाम अनाउंस करने के ऊपर आती हूँ। जैसा सर ने पहले ही बताया कि 6-6 साल के बच्चे जिनको हम मानते हैं कि अपना नाम भी लिखना नहीं आता, और उन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया, और लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। अनन्या गुप्ता नई दिल्ली से 7 साल के हैं, और इनको मिलता है कंसोलेशन प्राइज यंगेस्ट ग्रुप में। और मेरे ख्याल से अनन्या गुप्ता है नहीं, कोशिश की थी हमने देखने की कि हम आज प्रेजेंट है क्या, बट वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक। और दूसरा कंसोलेशन प्राइज जाता है यंगेस्ट ग्रुप में अभिनव सिंह को। ये ओमान से हैं और इनकी उम्र 9 साल है। इनको भी कंसोलेशन प्राइज जाता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक अभिनव को। और अभिनव अगर हैं तो बोल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से है नहीं। सर, बच्चे हैं क्या ये हमारे पास कंसोलेशन प्राइज वाले? पता नहीं। कंसोलेशन प्राइज नहीं है। अभिनव है अभिनव बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना हाथ ऊपर खड़ा करो। हाँ, ये अभिनव, ये वाई सिंह लिखा हुआ है ना, जरा हाथ ऊपर करो, ऐसे हाथ ऊपर करो इस तरह से। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत और बहुत आगे आप जाओगे, और जरूर आगे दोबारा क्विज ऑर्गेनाइज हुई तो आप फर्स्ट प्राइज भी लाओगे। और इसके बाद मैं नाम अनाउंस करूंगी पार्थ गोयल। ये भी यंगेस्ट ग्रुप में हैं, 13 साल के हैं। इन्हें भी कंसोलेशन प्राइज जाता है। मैंगलोर से हैं ये, मैंगलोर से। तो अगर प्रेजेंट हैं तो फटाफट अपना कैमरा ऑन करके बताइए, अनम्यूट करके, कि आप यहाँ पर हैं। और बहुत बहुत बधाई हो आपको कंसोलेशन प्राइज की। मेरे ख्याल से वो नहीं है। और यंगेस्ट ग्रुप में चौथा कंसोलेशन प्राइज, और कंसोलेशन प्राइजेस में ये आखिरी कंसोलेशन प्राइज है यंगेस्ट ग्रुप का, ये जाता है श्रीराम को। ये बेंगलोर से हैं और ये भी 13 साल के हैं। और इतनी छोटी छोटी उम्र में इन बच्चों ने इतना कमाल करके हम सबको चकित कर दिया है। और ये 4 कंसोलेशन प्राइज मैंने आपको बताए, और आगे के प्राइज कामेश्वरी दीदी बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। एंड
क्विज, द मेन ब्रेन ओम गुप्ता जी जो ह्यूस्टन में एकदम बैठे हुए हैं, बहुत ही सहनशीलता के साथ कि काम अवश्य हो जाएगा, जैसे राम की कृपा कहते हैं वो बार बार। तो सचमुच वास्तव में सभी लोगों का साथ रहा और बहुत बढ़िया तौर पे हमें जो सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं संतुष्टि हुई कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि मैं, आरती और श्याम जी हमारे साथ थे। हम तीनों ने इसका आयोजन किया। इसमें से जो प्राइज विनर्स हैं उनका नाम मैं पढ़ना चाहूंगी। तो थर्ड प्राइज जो हमारे छोटे यंगेस्ट ग्रुप का है वो है, थर्ड प्राइज गोज टू भानु प्रताप सिंह ऑफ रुड़की यूपी। बच्चा हो यहाँ पे? भानु प्रताप सिंह है मंच पे? हाँ ये रहा। भानु अपना वीडियो ऑन करो बेटा। वीडियो ऑन करो अपना। हाँ जरा हाथ ऊपर करो। भानु प्रताप, congratulations. And second prize goes to Advik Srivastava of Lucknow, UP. Advik, Thank you, ma'am. सचमुच, हाँ आप सचमुच बहुत ही अद्भुत हो बच्चा। और अभी भी उसने शायद जमदग्नि जो बताया था, शायद आपने बताया था? मैं नहीं बताया था। अच्छा आपने नहीं बताया बच्चों को। हाँ Advik is only 9 years old. Oh, he is only 9 years old. हाँ, he got the second prize. And the first prize in the youngest group goes to Srivastava of Roorkee, UP. Thank you, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. बहुत बधाई बच्चे और ढेर सारा आशीर्वाद। जी वेरी गुड, थैंक यू आरती जी, थैंक यू कामेश्वरी जी। तो इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, बच्चों ने की। और हमारे, मैं बताऊं कई बार जब मैं IIM में पढ़ा था, तो मैं 1982 से 89 IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर था। उन्होंने भी गलती से मुझे नौकरी दे दी। बाद में 7 साल बाद रियलाइज हुआ गलत आदमी को रख लिया है, तो फिर उन्होंने निकाल दिया। तो फिर तब से मैं सुग्रीव की तरह मारा फिरता हूँ। तो तब हमारे पास, हम पढ़ाते थे तो बड़ा, क्योंकि आपको तो पता है IIM में बड़े चुने बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों का यही होता था कि एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना, क्योंकि वो इतने स्मार्ट सब बच्चे थे, वो क्या रूटीन क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। अब यही हाल हमारा यहाँ हो रहा है कि इन फाइनलिस्ट में ऐसे क्वेश्चन बनाए कि ऐसा इतना गड्ढे भी नहीं हो किसी को नहीं आए, और ऐसा भी नहीं हो कि सबको आ जाए। तो दिस वाज क्वाइट अ चैलेंज। तो जो हमारे जो टेस्ट मास्टर्स हैं, क्विज मास्टर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। सबको मैं बार बार ये कहता कि आप अपना अभी 2-3 और क्वेश्चन भेजो। पहले मैं 50 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, मैंने 50 मत भेजो, 5 ही भेजो, पर ऐसे भेजो कि जरा कुछ मुझे उसमें से कभी आंसर नहीं आता हो। तो दिस वाज क्वाइट ए चैलेंज। सो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। और जो टेस्ट मास्टर्स हैं, क्विज मास्टर्स हैं, आरती जी हैं, श्याम है, कामेश्वरी जी हैं, बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ये सफल हुआ काम। अब बीच वाले ग्रुप पे चलते हैं, 19 से लेकर 40 तक का यूथ कह लें या सीनियर यूथ कह लें। सो इसमें इन्वॉल्व थे फाइनल में रजत अग्रवाल जी, मधु चतुर्वेदी जी और विनीता जी। विनीता जी अपने परिवार के किसी प्रसंग में व्यस्त हैं आज, तो रजत जी और मधु जी इनके नाम अनाउंस करेंगे। तो पहले मेरे ख्याल से मधु जी अनाउंस करेंगे जो कंसोलेशन प्राइज विनर है। मधु जी म्यूट करिए, म्यूट है आप, म्यूट है मधु जी। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था टेक्नोलॉजी। तो पहले तो हम अपनी टीम को बधाई दे दें। हमारे विपिन और रजत जी ने कहा बिल्कुल हमें उंगली पकड़े रहे, आप टेक्नोलॉजी के लिए मत डरिएगा, बस वो सपोर्ट हम देंगे आपको। सारे विनर्स को बहुत बहुत बधाई है। और अद्वित आप यहाँ पर हैं और आप हमारे ग्रुप में आए थे।
I was mesmerized. I was never expecting क्वेश्चन बोलने, मतलब मिनट नहीं, हम लोग को लग रहा था 5 से लग रहा टाइम क्यों रखा गया, तो एक एक सेकंड में आंसर, और इतने स्पॉन्टेनियस जैसे लग रहा था कि वो उसके बारे में बात भी करना चाह रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, हम आसपास में आपको उसके विवरण भी बता सकते हैं। अद्भुत, आपको हमारी बहुत बहुत बधाई है। इस ग्रुप में आप नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हमारे पास हमारे ग्रुप में हमको कंसोलेशन प्राइजेस के लिए 3 लोगों ने, सभी ने अपने तरह से जैसा बता दिया, ओम भाई ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी थी और काफ़ी कुछ मुश्किल क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है हमसे अब दोबारा जो हमने क्वेश्चन बनाए शायद हम उनके आंसर भी ना दे पाए। क्वेश्चन तो देख देख के बना लिए, लेकिन हम अब सबके आंसर दे पाए अपने 100 क्वेश्चंस के शायद ना दे पाए, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कंसोलेशन और फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये एक व्यवस्था का अपनी एक सीमाएं हैं जिसमें कि हम लोगों को अलग अलग श्रेणी रखनी पड़ती है, और उसके लिए हम कृष्ण तेजा जी हैदराबाद तेलंगाना से हैं, आप यहाँ हैं कृष्णा तेजा जी, आप यहाँ हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है। बड़ा अच्छा लगता है अगर आज हमारे सारे क्विज में पार्टिसिपेंट सारे लोग यहाँ ऑनलाइन जुड़े होते हैं हम लोगों से। हम मिस कर रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नहीं है। दूसरा कंसोलेशन प्राइज के लिए प्रदीप कोटनाला जी हैं, रुड़की से हैं, आप हैं प्रदीप कोटनाला जी यहाँ, आपको बहुत बहुत बधाई है। और तीसरे हमारे कॉन्टेस्टेंट में थी जिन्हें कंसोलेशन प्राइज के लिए चुना गया है, पूनम गोयल जी दिल्ली से। पूनम आप यहाँ हैं? नहीं है। तीनों कॉन्टेस्टेंट आप में से कोई उनको जरूर ये कम्युनिकेट करे कि उन सब ने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई। इस ग्रुप के पास क्वेश्चंस कठिन थे क्योंकि इनको माना जा रहा था कि इन्हें सबसे ज़्यादा आना चाहिए, और हम लोगों ने अपना सारा बुद्धि बल इनके ऊपर आजमाया था कि ये कहीं आसानी से ना निकल जाएं। तो आप सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आप लोगों का, आपको बधाई है। रजत जी अब आप। धन्यवाद मधु दीदी। जैसा कि कंसोलेशन प्राइज सांत्वना पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है सेकंड ग्रुप की, इस ग्रुप में जो तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है वो है तेलंगाना से, हैदराबाद से चित्ता ललिता पवनी। शी गॉट द थर्ड प्राइज, 19 ईयर ओल्ड। आपको बहुत बधाई हो। नमस्कार सर, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत आपको बधाई हो। गॉड ब्लेस यू बेटा। सेकंड प्राइज मिलता है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री जितेंद्र मिश्रा भरत जी को। भरत जी को बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र मिश्रा लखनऊ यूपी से। जितेंद्र है यहाँ? जितेंद्र जी है संभवतः। हाँ अथे अभी बोल रहे थे जितेंद्र जी ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। और जो प्रथम पुरस्कार है द्वितीय वर्ग का, जिसकी विनर है जयपुर से श्रीमती शीतल गुप्ता जी। शीतल जी ने द्वितीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी हार्दिक बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूरे रामायण मंथन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इस प्रकार से ये द्वितीय वर्ग के पुरस्कार की घोषणा होती है। ओवर टू ओम भाई साहब। तो सबको हमारी तरफ से बधाई, और वही सारी बातें फिर से मैं दोहरा नहीं रहा। वही सारी बातें इस ग्रुप पे भी लागू होती हैं। सो सबको बहुत बहुत बधाई। एक बात ये कह दूं कि ये जो क्विज वगैरह होते हैं, दीज आर जस्ट नॉट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। दिस इज, ये रास्ते में चलते चलते एक कहीं क्विज आ गई, कहीं कुछ आ गया, पर आगे का मार्ग तो बहुत बड़ा है।
तो जो भी इस क्विज में अवार्ड ले रहे हैं या नहीं ले रहे, हम आगे बढ़ते रहना है, मेरा एक आप लोगों से अपील है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि अब हमने ये पार कर दिया, अब तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हो, ये तो शुरुआत है आगे के लिए। सो दे जस्ट स्टार्ट। और ये जो रामचरित मंथन का जो ऑनलाइन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये हर सप्ताह मिलते हैं और कहीं भी इसमें कार्यक्रम होते रहते हैं। सो बी पार्ट ऑफ इट, यू नो। आप एंड आई एश्योर यू कि आप दो चीजें सीखेंगे ही। क्योंकि मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं रोज नई नई चीजें सीखता हूँ इस ग्रुप में। So सब कंटेस्टेंट जितने भी हैं उनसे आई विल एनकरेज देम दैट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। कम एवरी सैटरडे, और जितने भी सैटरडे संभव हो। इसका जो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको नियमित इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब धीमे धीमे हम लोग ईमेल भेजना कम करते जाएंगे, क्योंकि काम भी बहुत होता है और लोग बाग इतनी ईमेल मिलने पे इरिटेट भी हो जाते हैं। सो वी विल जस्ट यूज मोस्टली व्हाट्सएप फॉर कम्युनिकेशन। सो अब अगले ग्रुप में चलते हैं। उनको हम सीनियर कह रहे हैं, 41+। तो इस ग्रुप का संचालन किया था विनय शर्मा जी ने रुड़की से, आशा मोर ने ट्रिनिडाड से, और विपिन गोयल कनाडा से। सो आप देख ही रहे ना कि कितना ये ग्लोबल इवेंट है। पीपल आर इन्वॉल्व ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया से लेके सिंगापुर तक। तो हमें विनय आशा जी को हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी आज दिन में, पर उनसे संपर्क हो नहीं पाया। विपिन, यू वेरी एबल टू कनेक्ट विथ हर? नहीं जी, मिला, उनसे नहीं हो पाई बात। तो विपिन उनका कंसोलेशन प्राइज की घोषणा करेंगे और बाद में विनय जी फाइनल बाकी लोगों के बताएंगे। नमस्कार, मैं विपिन गोयल। सबसे पहले जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है वो एक सीनियर ग्रुप जो हमारा सोने जैसा ग्रुप है, जो सोने को संभाल के रख सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। सो थैंक यू मसा जी और जी। और जो थर्ड ग्रुप जो हमारा सीनियर ग्रुप है, उसके कॉन्सोलेशन प्राइजेस में डॉक्टर गीता जी इंडिया से, और दूसरा कॉन्सोलेशन प्राइज जो है वो यशवीर सिंह जी ओमान से। इन दोनों में से कोई है यहाँ पर इस समय? डॉक्टर गीता बोल रहा हूँ। आप? हाँ जी नमस्कार। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बात बोलनी है, जीतना और हारना तो ये जिंदगी के पहलू हैं, लेकिन इस बहाने भगवान राम से जुड़ना बहुत बड़ा हमारा सार्थक रहा है जीवन। जी जी बिल्कुल। जब सारे अवार्ड घोषित हो जाएं तो बाकी जो अवार्ड विनर्स हैं उनसे मैं थोड़ा संक्षेप में हमें बताएं कि उनका अनुभव कैसा रहा। सो अभी विनय शर्मा जी बाकी अवार्ड घोषित कर दें, तो बिल्कुल संक्षेप में कि इस अनुभव से आप लोगों ने, हालांकि बहुत हमारे पास समय रहा नहीं है, तो बिल्कुल संक्षेप में आधा मिनट में 30 सेकंड में कि क्या कैसा रहा अनुभव। अच्छा विनय जी। जय श्री राम। ये बड़ा प्रेरणादायक रहा ये क्विज, मतलब मेरे लिए एज अ पार्ट, जो मेरा पार्ट था उसके तहत, क्योंकि कंटेस्टेंट्स की इतनी ऊर्जा थी और इतनी नॉलेज थी कि जो है वो बड़ी प्रेरणा मिली सबसे। और बड़े सम्मान के साथ, बड़े भाव के साथ मैं पहले तृतीय पुरस्कार के बारे में बात करता हूँ। श्री वैभव रवि जी गोवा से, वो धन्यवाद उनको तृतीय पुरस्कार मिला है। वो है, हाँ ठीक है, रवि जी सामने है। धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप जी बस आपका आशीर्वाद हो सर। दूसरा पुरस्कार जो है वो श्रीमती सुनीति अग्रवाल, बदायूं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत बधाई। और प्रथम पुरस्कार जो है वो श्री सुरेंद्र ठाकुर जी को, मस्कट ओमान से। आपको बहुत बहुत बधाई ठाकुर जी। धन्यवाद। जय माता जी। सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सब। पुरस्कार प्राप्त किए, ओमान के भागीदार काफी हैं।
यंग में बिल्कुल। और ओमान एक तरह से मिनी इंडिया है। या इन 18 जो फाइनलिस्ट्स में 3 ओमान के हैं और बाकी 15 इंडिया से हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और आई थिंक मेरे ख्याल से विल कैन टेक 5 मिनट्स कि जो जिन्होंने इनमें से हिस्सा लिया है उन्होंने किस तरह से इसकी तैयारी की, कोई तैयारी की या नहीं की। जैसे एक कैंडिडेट के बारे में मुझे कल ही जानकारी मिली कि वो रात के 3-3 बजे तक पढ़ती रहती थी। अब वो मुस्कुरा भी रही हैं तो पता है किसकी बात हो रही है। तो लोग कैसा आपका अनुभव रहा, कैसे तैयारी की, क्या किया? तो बिल्कुल संक्षेप में सर। बहुत हम तो हाँ बोलिए। बिल्कुल सही है कि मतलब जब पहला पार्ट इसका 4 तारीख को किया तब उसके बाद देखा कि किस तरह से है और ये एकदम बढ़ता गया, पढ़ने में रुचि बढ़ती गई। ऐसे लगा रामचरितमानस के कांड आपके पास टाइम कम है और पूरा पढ़ना है तो टाइम दिन भर नहीं निकल पाता था। तो 12 बजे तक सारे काम करने के बाद 12 बजे का टाइम होता था अपना टाइम की 12 से 2 बजे तक 3 बजे तक एक कांड आज खत्म करना है। रोज एक कांड का लक्ष्य लेती थी, नोट्स बनाती थी। तो एक फीलिंग आई एग्जाम वाली, जो पहले 18 साल पहले पढ़ाई करती थी कि हमको ऐसे नोट्स करने हैं, यहाँ पर वीरभद्र का नाम आएगा, शिव जी ने वीरभद्र जी को भेजा था, जयंत के पिता का नाम वो। तो ये सब बहुत काम आया, मतलब एक तरह से बहुत अच्छी फीलिंग। लाइक पहली बार कि बच्चों को छोड़ के साइड में बच्चे भी कहते थे कि मम्मी आप पढ़ाई कर लो, हम लोग अपना काम कर लेंगे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को इन्वॉल्व किया। इस बात से भी इसमें इन्वॉल्व रहे, वो पूछते रहे अब क्या होगा। तो एक बार फिर से धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर। और anybody else? सुनीति जी आप बताइए। आप हाँ, मैं 4-5 महीने से रामायण पहले से ही पढ़ रही थी, लेकिन जब ये क्विज में भाग लिया तो बहुत गहराई से रामायण पढ़ी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसकी गहराई समझ में आई काफी कुछ। और फिर तो पहले क्विज के बाद तो जैसे कि अभी शीतल जी ने बताया, मैंने ऐसे ही पढ़ाई करी जैसे कि वो बता रही थी और ये लग रहा था कि हमारे एग्जाम दोबारा से हो रहे हैं और दोबारा वही पढ़ाई करनी है। मेरे छोटे छोटे पोतियां हैं तो वो कहती थी अम्मा पढ़ाई कर लो अपनी वो खुद बैठ के मुझे पढ़ाई कराती थी। बहुत सुंदर। Anybody else? जी सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक मतलब जब क्विज शुरू होने से पहले तक मैंने रामचरितमानस तो नहीं पढ़ा था। बस मेरी दादी जब से मैं छोटी थी, लाइक 5 साल 4 साल, तब से रामायण सुनाती थी। तो सुनते आते या कोई वो जो दूरदर्शन में सीरियल आता है रामायण, बस वो देखते चलते हैं। तो पहली बार क्विज के लिए तो हमने रामचरितमानस पढ़ा था। बहुत खुशी हुई मुझे वो पढ़ के। और उसमें से मैंने जैसे अभी इन लोगों ने बताया बहुत हर एक जैसे मैं पढ़ती गई। अगर मुझे लगा कि ये तो कुछ पढ़ा है बट इसमें कुछ याद रखना है तो उसको बार बार पढ़ के। और मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ डिग्री की, तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। तो सुबह ऑनलाइन क्लासेस और शाम में रात तक रामचरितमानस पकड़ के बैठ गई थी। बस वही कहना था। धन्यवाद। वेरी गुड। और एनीबॉडी एल्स? नमस्कार ओम जी। हाँ जितेंद्र बोलिए। जितेंद्र बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम नाम की ऐसी धारा जो डूबे ही सो उतरे ही पारा। ये राम नाम का जो समुद्र है, इसमें हम लोग जल जो पीते हैं वो बहुत थोड़ा जल पी पाते हैं। जीवन गुजर जाएगा, सदियां गुजर जाएंगी, जीवन मृत्यु चलता रहेगा और राम नाम की जलधारा हम पीते रहेंगे। तो आपके द्वारा जो आपके मंच से आपने जो एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो आपने हम लोग को जोड़ा, इसके लिए आप हृदय से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कुछ मास्टर जितने रहे उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने एक शिक्षक की भांति अनेक प्रश्न किए, हम लोग से रूबरू हुए और राम नाम का जो कीर्तन हुआ, अनेक प्रतिभागियों ने जो अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपको पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश विदेश के लोग जो जुड़े हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। नमस्कार ओम जी। हाँ बोलिए बाबू जी। ओम जी, एक बहुत पुराने लेखक एक बात बोल गए हैं, उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि हम दोनों रामायण पढ़ते हैं, आप भी और हम भी। आज तक हमने यही समझा कि हमने वो काले वो शब्द पढ़े, लेकिन आज समझ में आया कि उसके बीच के सफेद शब्दों को आप पढ़ते चले गए। बहुत बढ़िया, क्या उपमा है, क्या बहुत बढ़िया। Adi wanted to say something.
So you want to say something? नहीं आद्विक 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 ओके ओके आद्विक हाँ बेटा आद्विक बोलो बेटा। यस सर। हाँ आप कुछ कहना चाहते हो अद्विक? You raise your hand, no? सही बोलिए आद्विक बोलिए। मुझे तो बाय चांस मिला था सर, वरना तो मुझे मिलता नहीं। अरे क्या बात नहीं बाई चांस नहीं है, बाई चांस आपने तैयारी क्या की थी बताइए। मैम वो तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, और बाय चांस अगर मुझे क्विज का मिल गया था तो मैंने सोचा ज्वाइन किया, और फिर आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे, फिर क्योंकि मैंने रामायण के गेम्स भी खेले थे, एक डिस्कवर रामायण गेम्स थे, मैंने वो भी खेलना शुरू किया। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो बस आप सब लोगों को फिर से बधाई, और आप इस मंथन ऑनलाइन से जुड़े क्योंकि आपको रामायण में वास्तव में बहुत इंटरेस्ट है। और कोई नई आपको ध्यान में आई? हाँ जी कहिए। मैं बोलना चाहूंगी मैं क्विज में तो मैं भाग नहीं ले पाई हूँ, लेकिन हाँ रामायण में बहुत रुचि है, और रामायण में खासकर मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूंगी जो भारतीय महिलाओं के लिए, नारियों के लिए बहुत सारे कुछ ऐसी तुलसीदास जी के द्वारा महिलाओं के लिए लाइन दी गई है, बहुत सारे ऐसे जो घर के संस्कार दिए गए हैं उनको हम अपने जीवन में आरोपित करें, हम उनको अपने जीवन में लाएं, इसके लिए कुछ आप रखें, क्योंकि जो है ना कि इसका सही रूप महिलाओं के रूप में बीच में नहीं है, कुछ गलत है, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी और ये सब जो उन लोगों ने बोल दिया है, तो इसको लेके एक भ्रांति मन है लोगों के मन में। मैं चाहती थी इस विषय में कुछ ऐसा आप रखें कि नारी के बारे में तुलसीदास जी ने जो अच्छी बातें कही हैं उनको हम लोग अपने जीवन में ढालें और अवतरित करें। उन्होंने सब अच्छी बातें कही हैं, हम लोग हाँ, लेकिन अक्सर ये आ जाता है कि जो लोग दोष ढूंढते हैं वही वो जो है ना कि आरी तोड़ के जिमी स्वतंत्र भय बिगड़त नारी है, वो वाला दोहा है, वो कुछ लोग पकड़ लेते हैं और कुछ ढोल गवार शूद्र पशु नारी चलिए अभी पकड़ते हैं। चले विषय से ये विषय से बाद का विषय है, मैंने ये कहा इस पर हम लोग आगे विचार करें। हाँ वही हमने कहा। चलो अब समय हो गया है, अब बस मैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग की बातें सुनी मैंने, बस ये था कि बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद वीणा जी। तो मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ जी बोले। हाँ ये क्विज जो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत उम्दा कहें इसको, और तो मेरा एक परामर्श है कि इसको यदि स्कूली बच्चों के लिए साल में लगभग 2 बार इसको किया जाए तो बच्चे काफी जोश से और उत्साह से इसको लेते हैं, और उनमें इसकी बहुत आवश्यकता है, खास करके जो स्कूली बच्चे हैं 12th तक या कॉलेज गोइंग। हाँ आपका सुझाव बहुत अच्छा है, पर इसकी इनिशिएटिव तो स्कूल वालों को लेनी पड़ेगी, स्कूल वाले इनिशिएटिव लें तभी ये बात आगे बढ़ेगी। तो आप वाले मतलब इस ढंग के प्रोग्राम में तो क्वेश्चन उठने लगता है सेकुलर और नॉन सेकुलर वाली बात। हाँ नहीं वो ठीक है, तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो चलिए अब ये रामायण क्विज का प्रोजेक्ट आज के दिन नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की कृपा से भगवान राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा की थी रावण को जीतने के लिए। ये प्रसंग अभी हम सुन चुके थे तो कुछ दिनों में, तो माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ये बिना किसी विघ्न के लिए संपूर्ण किया। तो जय श्री राम। अब कल का एक बहुत विशेष प्रोग्राम है। आपको पता है राम काव्य पीयूष नाम की पुस्तक तैयार की है, उसमें 151 भगवान राम और रामायण से संबंधित कविता हैं, और एक 7 बड़े विद्वान कवियों के सहयोग से संपादक मंडल का गठन हुआ, और उसके बारे में ज्यादा मैं कल बात करूंगा। तो उसका कल विमोचन है, पर उसमें कल विजयादशमी के दिन, तो पुस्तक बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी तैयार है उसकी। कल उसका टाइम है शाम को 6 बजे का भारत का टाइम, तो आज से तो वो ध्यान रखें।
और वो सिर्फ यूट्यूब पर प्रसारित होगा। तो उसकी यूट्यूब की लिंक और टाइम मैं फिर दोबारा व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो उसमें आप अवश्य आएँ, उसका विमोचन देखें। और एक बार विमोचन हो गया, so that book will be available free of cost e-book to anybody। तो हम ये उसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, यहाँ भी भेज देंगे। बाद में उसको कई लोगों का मन है उसको प्रकाशित किया जाए। उसमें 151 कविताएं, 123 कवियों की कविताएं, और कितने 19 देशों से हैं आरती, आपको याद है? मैं तो भूल भी गया। 19 देशों के कवि हैं उसमें। सो यू गेट वेरी वाइड स्प्रेड। और जब कल वो जो प्रोग्राम होगा उस समय कैलिफोर्निया में सुबह के 5:30 बजे होंगे और ऑस्ट्रेलिया में रात के 11:30, और उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग भी जुड़ेंगे और कैलिफोर्निया के लोग जुड़ेंगे, यानी पूरा भूमंडल उसमें कवर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लेके कैलिफोर्निया, मतलब पश्चिम में कैलिफोर्निया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न तक। जो रह जाएगा वो है प्रशांत महासागर। तो ये अच्छा है कि प्रशांत महासागर में कोई रहता नहीं है, वहाँ तो यही सुरसा उर्सा रहती हैं, तो उनसे हमें क्या मतलब है। तो है क्या नहीं? तो आप सब लोग जुड़े और आपको बहुत आनंद आएगा। तो उसके साथ ही आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें, बिल्कुल समय से हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और कल आपसे मिलते हैं। और उसके बाद में फिर अगले 31 तारीख को एक विशेष प्रोग्राम है। 31 तारीख को हमने कुछ ऐसा मन बनाया है कि जिस महीने में 5 सैटरडेज हों, अंतिम सैटरडे पे वी डू सम एजुकेशनल प्रोग्राम जहाँ पे हम कुछ सीखें नई चीज। तो एक सजेशन ऐसा था कि हम रामायण को कैसे पढ़ें और कैसे गाएं, पढ़ें नहीं गाएं। रामचरितमानस तो एक गीत है, उसको गाया जाता है, हम गाते ही हैं, जैसे भी गा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आह्वान किया था कि कोई सज्जन और सन्नारी उनको गाना आता हो, और गाने से ज्यादा उनको कैसे गाया जाता है ये सिखाना आता हो, वो मैं आगे थोड़ा हैं। सहयोग कर सकती हूँ। नहीं, we've already finalized that। अच्छा, ओके। तो उसको कैसे उनको उसका संगीत का ज्ञान होना चाहिए, राग क्या है, लय क्या है। आई एम क्लासिकल ट्रेंड है, तो मैं ठीक है। I understand you, ma'am. Let me finish it. Yes. तो एक सज्जन तैयार हुआ है, तो अगले सैटरडे को हमें इस बारे में ज्ञान देंगे। So again, I'll send that information and please come and enjoy that event. 7 तारीख को we will think about some activity। 14 नवंबर को तो दिवाली है, तो दिवाली के दिन तो मेरे ख्याल से सब इस समय तो लक्ष्मी पूजन का समय होता है, so मेरे ख्याल से उस दिन तो शायद छुट्टी रखनी चाहिए हमें। ठीक है ना? चलो, जय श्री राम। आपको सब बहुत बहुत प्रणाम।